हाँ जी, चलो इसको फटाक से कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उससे एक एक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, एक जनरलाइज क्वेश्चन भी बन सकता है। हाँ, जनरलाइज क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसमें हम समरी फॉर्म में लिखेंगे। मिनरल फोकस पॉइंट मिनरल। ओके, ये स्टेट वाइड डिवीजन किसका है? ये आपका आयरन ओर का है। हाँ ठीक है, ये सब है, ये है ना, इन सब बेल्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, एक एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। उड़ीसा झारखंड मतलब ये 4 पॉइंट है, 4 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये मैप है, दिस इज मैप। एनसीईआरटी ओपन करते हैं इसका, एनसीईआरटी। तो हम लोग मैग्नीज से करना है, ठीक है, एमजी से करना है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और वो भी फैक्चुअल बेस है, मतलब रटने वाला है ना, टू द पॉइंट रटने वाला है। अब हमें करना है, फेरस में ही कर रहे हैं हम लोग, फेरस में मैग्नीज का करेंगे, है ना। ये रहा मैग्नीज। मैग्नीज का जहां तक मुझे, हाँ, यूज करते हैं हम लोग स्टील बनाने के लिए। यानी कि अगर 1 टन ऑफ मैग्नीज, 1 टन ऑफ स्टील अगर बनाना है, तो उसमें हम 10 kg मैग्नीज डालते हैं आयरन के साथ। तो मैग्नीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरस manganese alloy. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. It is also used in the manufacturing of bleaching powder, sorry, insecticide and plant. इनमें भी हम इसको यूज करते हैं। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है आपका, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा देखो कौन सा है, 25 तो 2 उड़ीसा महाराष्ट्र इक्वल हो रहे हैं ना, मध्य प्रदेश 27 और बाकी ये इक्वल हो रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो 3 मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग है वो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, बाकी सारे। तो एक ही पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ और ये है। तो अगर आएगा क्वेश्चन तो क्या आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैग्नीज, तो थोड़ा सा लिख देना ये क्या है, फेरस और है, फेरस और है, इसका यूज करते हैं स्टील बनाने में, इसमें स्टील। नेक्स्ट आएगा नॉन फेरस, नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल में पढ़े, इंडिया इज रिजर्व एंड production of non-ferrous mineral is not very satisfactory. This mineral are copper, bauxite, lead, zinc, gold. तो नॉन फेरस में क्या क्या आते हैं आपके, कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक और गोल्ड। इनका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, अब अदर मेटलर्जी इंडस्ट्री में यूज होती है। मेटलर्जी मतलब मेटल की इंडस्ट्री में, अलग अलग मेटल्स में इसको यूज करने में, जैसे जिंक का कंटेनर बनता है बैटरी का, है ना, शायद जो सेल होती है उसकी कंटेनर बनती है जिंक। कॉपर के तो वायर बनते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइड। अब आपको ग्राफ एक दिया हुआ है, सारे ग्राफ सारे, अरे मैप सारे इंपॉर्टेंट है, ये मैप आ सकता है पेपर में, आएगा ही, मतलब सिलेबस का ही पार्ट है। तो आप देखोगे तो आयरन ओर कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रहा आपका आयरन ओर, ये आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, बॉक्साइड इस तरह से सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे एक है ना, करापुट, इस कौन सा है, उड़ीसा है ना ये तो शायद, ये आपका ये आपका तमिलनाडु होता है, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, ऐसे है। तो उड़ीसा है ये, ठीक है, उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका ये ट्रैक्टर जैसा जो बना है वो मध्य प्रदेश है, कटनी वहाँ पर है। स्टेट बता लेते हो तुम, बता लो सबके स्टेट, राजस्थान, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, टूट के बना था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ये क्या है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार नीचे होगा, यहाँ पे आप गया आ रहा है, ये बिहार आ रहा है, यहीं पे उत्तराखंड छोटा सा, ये उत्तराखंड बनेगा एक छोटा सा, और यहीं पे आपका दिल्ली, हरियाणा,
हैं बहुत सारे, MP MP, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है ना, ये वेस्ट बंगाल, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये मैप जरूर आप देख लेना, आयरन और माइंस और मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी है इसमें। मैग्नीज यहाँ पे देखो सिमोंगा करके है यहाँ पे, मैग्नीज कर्नाटका में, गोवा के पास मैग्नीज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज मिल रहा है आपका, ठीक। ये तो आपको लेबलिंग करने को आ जाएगा। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर इज अ क्रिटिकल डेफिशिएंट रिजर्व, एंड हमारे भारत में कॉपर बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो कॉपर इज अ क्रिटिकल एंड डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड ऑफ कॉपर। कॉपर का यूज बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेटल ये ऐसा है कि मेलेबल डक्टाइल है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने में हम इनका यूज करते हैं। सभी इलेक्ट्रिक कॉपर हमने पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल में भी गुड कंडक्टर होता है। देखो कॉपर की माइन कैसी है, कैसे यहाँ पे देखो इसको, ये जो मिट्टी जैसे कह सकते हो, सैंड जैसा, इसको हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पाउडर फॉर्म में निकलेगा, फिर यहाँ से कॉपर एक्सट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद वो मैकेनिज्म जो मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पढ़ा था, कहते कॉपर का ओर होगा, जैसा जिस तरह का ओर होगा हम यूज़ करेंगे। तो भारत में मध्य प्रदेश में बालाघाट माइन है, आपको याद होना चाहिए। क्या पूछेगा आपको, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद होना चाहिए कि भारत में कहाँ कहाँ पर कॉपर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा घाट है, बालाघाट माइन है, वहाँ पे कॉपर पाया जाता है। राजस्थान में खेतरी माइन है, और झारखंड में सिंहभूम माइन है। अभी आपकी क्लास होगी 5 बजे। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, कौन सा चैप्टर हुआ था हमारा, एटम एंड मॉलिक्यूलर, लक्ष्मी सिंह से हो गया, उसी को करना है, बैठ करिए। फिर नोटबुक ले लो, हाँ नोटबुक ले लो, चेक नहीं हुआ, नोटबुक ले लो, बेटर होगा। चेक तो नहीं हुआ है, नोटबुक ले लो। चेक तो किसी का नहीं हुआ है। कौन सा है आपका, ये वाला है? बाकी काम किया है कुछ? कहते सर नोटबुक तो आपके पास था तो मैं नहीं कर पाई थी। हाँ ठीक है, हाँ तुम भी नोटबुक ले लो भाई। नोटबुक अभी चेक नहीं हुई है, अभी करो, बैठ कर देंगे बाद में। ठीक है सर, ये याद रखना है आपको। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट और होता है एल्यूमिनियम का, किसका होता है? ये उसकी माइन है, देखो मिट्टी जैसी यहाँ पे निकाली जा रही है, फिर इसमें से आपका क्या होगा, इनरिचमेंट ऑफ ओर, पढ़े ना लोग, ये मिट्टी है, इससे पहले गॉज निकाल देंगे सारी इम्प्योरिटी, इनरिचमेंट ऑफ ओर हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम जो है वो मॉडरेट रिएक्टिव में आता है, तो इसका कैल्सिनेशन रोस्टिंग करेंगे, है ना। तो एल्यूमिनियम ये क्ले चिपचिपी मिट्टी जैसी जो होती है एल्यूमिना, बॉक्साइट, उसमें से निकाला जाता है एल्यूमिना। बॉक्साइट जो है वो रॉक मतलब एल्यूमिनियम सिलिकेट फॉर्म में पाया जाता है, किसमें? एल्यूमिनियम सिलिकेट फॉर्म में। एल्यूमिनियम बहुत यूजफुल है बहुत सारे डिवाइसेस में, जैसे कि हम वायर भी तो बनाते हैं, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट, है ना, यूटेंसिल्स, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और हल्का है, इसकी वजह से हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं। एल्यूमिनियम इसलिए भी यूज़ करते हैं, इस पर रस्ट नहीं लगता है, मतलब एक लेयर बन जाएगी उसके बाद नहीं लगेगा, हाँ उसके बाद नहीं बनेगा, ठीक है। इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट मेनली फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन याद होना चाहिए। अमरकंटक प्लेट्यू, मैखाल हिल सब माउंटेन रेंज है, एंड द प्लेट्यू ऑफ बिलासपुर कटनी। एग्जैक्ट आपको ये लोकेशन याद होनी चाहिए, पेपर में एग्जैक्ट लिखने को आएगा कि कहाँ पर एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट ओर पाया जाता है। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। किसका है? एल्युमिनियम का ओर है। बहुत आसान भी है, ट्रिकी भी चैप्टर है। आसान इससे कि समझने में कुछ नहीं है, ट्रिकी है कि याद करना है, बहुत कहानी है इसमें, ठीक है। कुछ दिया, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम, एम्परर नेपोलियन थर्ड रॉड क्या वो, अच्छा एक बटन, एल्युमिनियम का बना हुआ बटन और हुक पहनते थे अपने कपड़े में, ऐसे इंटरेस्टिंग है। नॉन मेटालिक मिनरल में आपका है माइका। माइका यूज होता है सेमीकंडक्टर या डिवाइस बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और माइका बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें यह भी है कि 1000 लेयर ऑफ, यहाँ लिखा भी है ये 1000 लेयर ऑफ माइका की अगर आप लेयर बनाते तब जाके एक छोटा 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर की थिकनेस बनती है। ये जो चिप डिज़ाइन है, प्रोसेसर वगैरह जो बनाते हैं, मोबाइल का चिप डिज़ाइन है, उसमें हम माइका को यूज़ करते हैं एज अ इंसुलेटर, क्योंकि ये उसकी तरह बिहेव करता है, सेमीकंडक्टर जैसा। सेमीकंडक्टर समझ रहे हो, कभी मेटल बिहेव करेगा, कभी नॉन मेटल बिहेव करेगा एक सर्टेन टेम्परेचर। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे माइका कैन बी क्लियरली अ ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, येलो एंड ब्राउन ड्यू टू एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगले साल पढ़ना 11th में फिजिक्स में।
एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। मोबाइल की चिप जितनी बनती है उन सब में माइका यूज होता है, जितने भी मदरबोर्ड बनते हैं लैपटॉप वैपटॉप के, मेरे आईपैड के, सब में माइका यूज होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत पतला, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी भी कर लेता है, बहुत पतली, कई सारी, मतलब समझो 1000 लेयर अगर हम रखेंगे तब जाके 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस बनती है, तो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर भी कर सकता है। माइका कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? भारत में पाया जाता है आपका छोटा नागपुर, प्लेट्यू, कोंडरमा, बाग, बेटा, झारखंड में पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? अजमेर के पास। नीलौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज अ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नीलौर में। कहाँ पे? नीलौर में। तो क्या याद रखना है? माइका का यूज, माइका कहाँ पाया जाता है, इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, अगला है लाइमस्टोन। रॉकिंग लाइमस्टोन का यूज होता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, तो लाइमस्टोन जो है वो रॉक्स, इट इज फाउंड इन, यहाँ पे है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में भी पाया जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेडिमेंट्री, मतलब लेयर बाय लेयर उसके बीच में पाया जाता है। ये सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे बेसिक इंडस्ट्री, मतलब सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है। ठीक है, लाइमस्टोन इज द बेस रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। आयरन ओर को पिघलाने के लिए बहुत बड़ी चिमनी बनाई जाती है, ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, उसको बनाने के लिए हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए दिया हुआ है आपको। ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बहुत जगह पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया है? राजस्थान का स्लैब सबसे बड़ा है ना, 21% जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, कि वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे है आपका वही है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, क्योंकि 8% ये सब है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे आप एक आर्टिकल दिया है, हैजार्ड ऑफ माइनिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब भी हम माइनिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो देखो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो जहाँ माइन करते हैं वहाँ से बहुत सारी धूल मिट्टी निकलती है जो कि हार्मफुल होती है। दूसरी है ओवर माइनिंग करने से क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है। मान लो आपने बहुत माइनिंग कर दी तो वहाँ की मिट्टी पूरी धंस जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, है ना। जैसे ओवर माइनिंग कर दिए और टनल बना के माइनिंग कर रहे हो, तो ज़्यादा माइनिंग कर दोगे तो क्या होगी? वो पूरी की पूरी लैंड कोलैप्स कर जाएगी। तो हैजार्डियस होता है माइनिंग। साथ ही साथ जो लोग माइनिंग करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल जो डस्ट है वो नाक से अंदर जाती है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। ठीक है, द डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम इनहेल बाय द माइनर मेकर, जो माइनर करते हैं वो मेक वनरेबल टू पल्मोनरी डिजीज, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड इनको बीमारी होती है, अस्थमा, दमा, ये सब हो जाता है। ओवर माइनिंग करने की वजह से जो माइनिंग की दीवारें होती हैं वो भी कोलैप्स कर जाती हैं। अंदर माइनिंग कर रहे हैं, गिर जाता है, लोग मर जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, कभी बहुत सारी मूवीज़ पे बन चुकी भी है ना। अभी एक मूवी आ रही है किसी की, उसकी भी माइनिंग पे आ रही है, अक्षय कुमार की, है ना कोई। साथ ही साथ द वाटर, बहुत सारा यहाँ से वेस्ट निकलता है, बहुत सारे वाटर यूज होता है माइनिंग के लिए। द वाटर सोर्स इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू द माइनिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। साथ ही साथ माइनिंग से निकलने वाली जो वेस्ट है इंडस्ट्री, तो जो मिट्टी उड़ के जहाँ पे जाके लेयर पे डिपॉजिट हो जाएगी ना, तो वहाँ पे एक पतली सी लेयर बना देगी फर्टाइल लैंड पे, तो पानी नीचे पेनिट्रेट नहीं होगा, तो वो लैंड क्या होगा? बंजर हो जाएगा, अनफर्टाइल लैंड हो जाएगा। साथ ही साथ माइनिंग से निकलने वाले जितने भी हार्मफुल गैसियस है या लिक्विड भी है या कुछ भी है, या वो जाके पानी में मिलती है, पानी गंदा होता है, वो पानी जाके ज़मीन में मिलता है, तो ज़मीन अनफर्टाइल हो जाता है और पानी भी हो जाता है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव उससे इफेक्ट होती है वो। यहाँ पे कुछ केस स्टडी दिया, यहाँ से केस बेस बन सकता है। यहाँ पे कुछ है, झारिया टू बी शिफ्टेड। अभी जैसे कोलार गोल्ड माइन, जिस पे KGF बना है, उस पर सरकार ने बैन लगाया था गोल्ड माइन, क्योंकि ओवर माइनिंग हो गई थी। वो कहते हैं शायद सबसे 4 किलोमीटर की 3 किलोमीटर सबसे डीपेस्ट माइन गोल्ड की जो है वो साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद शायद वही थी कोलार, तो उस पर बैन लगा दिया गया क्योंकि वो इन्वायरमेंटल हार्मफुल था उसके लिए। भारत में न्यूज़ आ रहा है कि ओवर 50% जो कोल बेल्ट माइन भारत में पाए जाते हैं वो अनसेफ हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। सेफ्टी और स्टैंडर्ड भारत में फॉलो नहीं किए जाते हैं, इसीलिए ऐसा बोला गया है कि माइनिंग एक्टिविटी को किल इंडस्ट्री बोला गया है, क्योंकि सबसे डेथ रेट जो है वो माइनिंग इंडस्ट्री में ही है, ड्यू टू द सेफ्टी रेगुलेशन वायलेशन की वजह से। बहुत सारे माइन वर्करों को जो है वो उनको सेफ्टी गार्ड नहीं मिलता है।
अगर तुम भारत मूवी देखो तो सलमान खान कहता है कि अंग्रेजों को तुम लोग इतने सारे कॉस्ट्यूम दे रहे हो, जैकेट दे रहे हो, तो वो जा रहे नीचे, हम लोग को क्या दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, फिर भी हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो हमें खाना तो 2 वक्त का अच्छा दो। स्ट्रिक्टली सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ आर इसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। ये इन जनरल क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका क्या सजेशन है, कमेंट ऑन दिस टॉपिक। कंजर्वेशन क्यों करना है? देखो भाई, लिमिटेड है हमारे पास रिसोर्सेज, है ना, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं, रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है, तो हमें कंजर्वेशन तो करना जरूरी है। जैसे कोयला क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो कंजर्वेशन में तो सारी वही सारी पुरानी बातें लिखनी है। ये बॉक्साइड वाला हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीज थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है कि मैग्नीज इज अ फेरस मिनरल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन पॉइंट्स याद रखने के लिए। बॉक्साइड नॉन फेरस मिनरल है, ठीक है, इट इज ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, इट इज हैज स्ट्रॉन्ग एज आयरन एंड गुड कंडक्टर एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। फिर माइका एंड लाइम स्टोन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट्स है, अगर याद रहेगा तो तुम आंसर फ्रेम कर सकते हो इससे पूरा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्यों करना भैया मिनरल? क्योंकि भाई मिनरल लिमिटेड है, कंजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, और उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना समय जो कि मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। जैसे कोयला 400 साल में बनता है, पेट्रोलियम 400, 500, 600, 1000 साल में बनता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मिनरल वो अर्थ क्रस्ट पे लिमिटेड है, तो हमें उनको प्रॉपर या वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें एक प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। क्या क्या कर सकते हो भैया? सारा वही जो पढ़े हो, रिसाइकल, रीयूज, प्रॉपर प्लानिंग, है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट, रिस्टोरेशन, है ना, एक स्टडी करो कितना अवेलेबल है, कितने साल के लिए अवेलेबल है, अल्टरनेटिव खोजो। जैसे अब पेट्रोल कम हो रहा था, इथेनॉल आ गया, इथेनॉल फ्यूल अब मिल रहा है हर पेट्रोल पंप पे, मतलब अब उसमें मिला के चलाया जा रहा है, तो क्या होगा, थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम होगी। आने वाले समय में हो सकता है कि कोई और फ्यूल आ जाए, है ना, हाइड्रोजन फ्यूल बात चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी फ्यूल उससे चल रही है बात की, जो कौन क्या कहते हैं उसको, इथेनॉल तो हो ही गया, एक और बात चल रही है ना कि जैसे जो वेस्ट है, गन्ना होने का जो वेस्ट है, उससे फ्यूल निकल के गाड़ियाँ चलेंगी, अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। साथ ही साथ जो स्क्रैप होता है, जैसे मान लो गाड़ियाँ स्क्रैप हो जा रही हैं, 15 साल के बाद नहीं चलाना, तो उससे रिसाइकल करके हम और क्या बना सकते हैं, तो हम ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो कि कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे, वेस्टेज कम करे, ठीक है, रिसाइकल करो। अगला होगा मिनरल के बाद आपका एनर्जी सोर्स, है ना। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका एनर्जी सोर्स, ओके। अब एनर्जी सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी, इट कुक, टू प्रोवाइड लाइट, हीट एंड टू प्रोपेल द व्हीकल, टू ड्राइव मशीनरी इन द इंडस्ट्री। हर जगह एनर्जी की जरूरत है, हमारी स्कूटी चलाने से लेके, घर में खाना बनाने से लेके, बड़े बड़े हवाई जहाज और इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन से एनर्जी निकाल सकते हैं, कोयले से एनर्जी निकाल सकते हैं, पेट्रोल से एनर्जी निकाल सकते हैं, पानी से एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बन रहा है, कोयले से बन रहा है। तो एनर्जी कैन बी जनरेट फ्रॉम अ फ्यूल मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम फ्रॉम एंड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्स कैन बी, यूरेनियम से आपका न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं, है ना, न्यूक्लियर फिजन से। तो एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासीफाई एज अ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो क्या होता है कन्वेंशनल में? कन्वेंशनल ऐसे हैं जो कि अनंत काल से जाने जाते थे, मतलब बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है, जैसे काऊ डंक, लकड़ी, ये सब तो पहले से यूज होता है। बट धूप तो पहले भी था, हवा तो पहले भी था, बट उससे एनर्जी अभी हाल फिलहाल सीखा हमने, मान लो 100 साल हो गया, 50 साल हुआ, तो सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, इन सभी एनर्जी को हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल, जिसकी टेक्नोलॉजी अभी अभी खोजी गई है रिसेंटली, ठीक है। जैसे पानी से, पानी तो पृथ्वी, पानी कब से है? जब से पृथ्वी है, बट बिजली उससे तो अभी हाल फिलहाल बनाया गया, मान लो 50 से 60 साल पहले बनाया गया, बस उससे पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये रिन्यूएबल होता है, फिर से बन जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी खत्म हो गया तो फिर से धूप आएगी, फिर से चार्ज कर लेना। विंड एनर्जी, हवा खत्म हो जाएगी, फिर हवा आ जाएगी। ये खत्म हो गया तो नहीं बनेगा, पेट्रोल खत्म हो गया तो कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा, होता है, ठीक है। ये आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम 3 चीज पढ़ेंगे, कोयला, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पहला कोयला पढ़ते हैं। भारत में 3 तरह के कोल पाए जाते हैं, लिग्नाइट, ब्यूटिमस एंड एंथ्रासाइट। भारत में 3 तरह का कोयला पाया जाता है।
आपने 8th में पढ़ा होगा कि स्टोरी ऑफ कोल फॉर्मेशन। बहुत समय लगता है, पहले कोई जंगल डूबता है, उस पर लेयर बनती है, 400-500 साल तक नीचे जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बाद वो सड़ता है, गलता है, तो कोयला कन्वर्ट होती है। तो कोयला इन इंडिया, द कोल इज द मोस्ट abundant available fossil fuel. It provides nation energy. It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic need. India is a highly dependent on coal. बीच में अभी न्यूज़ आया था कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक नहीं आएगी, कोयले की कमी हो गई है, भारत खरीद रहा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा एनर्जी कोयले से बनाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा एनर्जी कोयले से बनाई जाती है। ठीक है, परसेंटेज तो नहीं पता, बट हम ये कह सकते हैं 90% जो बिजली हमारे घरों में आती है या कहीं पे भी जाती है वो कोयले से ही बन रही है। As you already aware that coal is a form due to the compress of plant material over a million of year. The coal therefore is a found in a variety of form depend on the degree of compression. कोल के जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है कितना पुराना है, कितना गहराई में था वो, कितने नीचे था, कितना प्रेशर था वहाँ पे जहाँ पे वो बना है, उसके हिसाब से कोल के अलग अलग टाइप्स हैं। Decay plant in a swamp and produce PET which has a low carbon and high moisture content and low heating capacity. Lignite is a low grade brown coil. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो कोयले की क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को डिपेंड करते हैं कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन कितनी गहराई पे है, कितना पुराना है, और कार्बन की मात्रा कितना ज़्यादा उसमें है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। लिग्नाइट की बात करें, टाइप्स ऑफ, ये लो ग्रेड ब्राउन कोल है, मेनली यूज़ करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिटुमस ये आपका हाईली यूज़ पड़ता है कमर्शियल, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। एंथ्रासाइड जो है ये हार्डेस्ट क्वालिटी, मतलब ये बहुत टफ है। तो ये 3 तरह की है, इनके हल्का हल्का इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। द प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, नेवली अंडरलाइन कर तमिलनाडु, और यहाँ यूज किया जाता है इसको किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, coal that has been buried deep and subject to increased temperature is a bituminous coil. The most popular coil used in a commercial. तो bituminous coil यूज किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपका? मेटलर्जिकली कॉयल इज हाई ग्रेड बिटुमस कॉयल विच हैज स्पेशली वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। बिटुमस का यूज़ किया जाता है लोहे को पिघलाने में या लोहे को बनाने में, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये जो हार्ड वाला कॉयल है ये यूज़ होता होगा पता किसमें? डांबर में, सड़क बनाने में, क्योंकि टफ है ना, जम जाता है। तो ये एंथ्रासाइड यूज होता है सड़कों को बनाने में, जो डांबर नहीं बनता है ब्लैक कलर का। तो एंथ्रासाइड द हाई क्वालिटी हार्ड कॉयल इन इंडिया। कोल अकर इन अ रॉक सीरीज टू मेन जियोलॉजिकल एरिया। गोंडवाना, आप इस पे हम नहीं जाएंगे, गोंडवाना लैंड किसको कहते हैं, पेंजिया लैंड किसको कहते हैं। इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लैंड जो टूट के बना पूरा ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना का हिस्सा है। ठीक है, इन इंडिया 200 साल पहले जो है गोंडवाना में डिपॉजिट, भारत में डिपॉजिट पाया जाता है, अबाउट 50 मिलियन ईयर ओल्ड। द मेजर रिसोर्स ऑफ आर लोकेटेड दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली है। ये कुछ कोल भारत का मैप है। ठीक है, आपको जो जैसे कि आपका है झाझिया, बोकारो है ना, रानीगंज, ये सारे जगह है जहाँ पे कोयला पाया जाता है भारत में। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है दैट इज फिगर, उसमें भी लिखा है कोल फील्ड, कोल माइन, आपको हाईलाइटेड किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इस आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना है इसमें देखो ऑयल फील्ड पाइपलाइन के बारे में बनाया गया है। देखो गुजरात से जोड़ते हुए आपका सोने यहाँ पे दिल्ली, गुरुग्राम है ना, ये दिस इज द लार्जेस्ट ऑयल पाइप कनेक्शन, ये वाला, ये है ना, यहाँ से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह बेचा जाता है। ठीक है, गोदावरी, महानदी, सोन, इन सारी नदियों के डिपोजिशन से आपका कोयला मतलब अगर पूछा जाए किन नदी के बेसिन में पाया जाता है तो गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा, इन सभी नदी के डिपोजिशन पे कोयला पाया जाता है। भारत में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे टर्सरी कोयले के रिजर्व पाए जाते हैं। अगला है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें, किसकी? हाँ, जहाँ वही मैं बता नाम बताया ना, झारिया, रानीगंज, बोकारो इज द इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड।
इन जगहों पे कोयला पाया जाता है। दो तीन तीन चार तीन तीन स्टेट भी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम। इस पर क्वेश्चन लिखवा दें पहले, इतना काफ़ी पढ़ा दिया। पानी एक से लाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आज मैंने पीडीएफ भेजा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको लगाइए। हाँ, तो जो टफ है वो उससे डिस्कस किया जाएगा ना, वो वर्कशीट डिस्कस करेंगे, पहले खुद से ट्राई करिए, वो डिस्कस करते करते आ जाएगा। एक बार में नहीं होंगे, बट हो जाएंगे, ये भी बता रहे हैं। अब एक बार ट्राई करिएगा और मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब जितना अभी तक पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, आंसर मैं भी दे दूंगा ग्रुप पे। नेक्स्ट है सेट ऑफ क्वेश्चन है, वाई माइका कंसिडर वाई इज माइका कंसिडर्ड, कल वो पीडीएफ लगा दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें से क्वेश्चन कुछ करके आना, कुछ जो भेजा ना मैंने। वाई इज माइका कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने लखमीर सिंह लगा ली और उसमें इतने क्वेश्चन है, 18 पेज का पीडीएफ की 12 पेज का है, नहीं जो मैंने भेजा आज बहुत हो गया, उससे ज़्यादा क्या करना है। इंपॉर्टेंट मिनरल, सारे क्वेश्चन इसमें केंद्रीय विद्यालय के ही हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री गिव द रीजन। तो क्यों यूज करते हैं, इसके 3 कारण बताने हैं आपको। तो एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है भी रट लो, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी लेयर बहुत कम होती है, थिकनेस। 3 फीचर बताने हैं, तो एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की अच्छी है, एंड मोस्ट, बाकी ये लिखा है कि मोस्ट इंडेजिबल मिनरल जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी हैजार्डियस एक्सप्लेन। जितने पॉइंट्स मैंने बताया है उसी को लिखा गया कि इसके जो डस्ट वगैरह निकलते हैं उससे आपके डिजीज़ होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन है ना, लैंड डिग्रेडेशन कर सकते हैं, ओवर माइनिंग करने से लैंड स्लाइडिंग होती है, कोलैप्स, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। कोयले कोल्स पे क्वेश्चंस भी होना चाहिए।
थर्ड आपका है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल एज अ source of energy. Source of energy. Fourth. Next, describe any three describe any three non-conventional source of energy. कोई तीन बताना था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, या आप नॉन कन्वेंशनल में लिख सकते हैं। अभी आएगा, अभी आगे तो समझा देंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? पेट्रोलियम है। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पे आते हैं हम लोग। यहां से क्वेश्चन बनेगा कोल। पेट्रोलियम, चलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। पेट्रोलियम और मिनरल ओर इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर द कोल। बिना पेट्रोलियम की कोई चीज़ नहीं चल सकता है ना, स्कूटी से लेके, और पेट्रोलियम सब आता है आपका। सीएनजी भी आएगा, आपका केरोसिन भी आएगा, आपका डीजल भी आएगा, वो सब पेट्रोलियम में जाता है। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट फॉर मशीन, ग्रीस जो यूज़ करते हैं वो भी आएगा, लुब्रिकेंट भी आएगा इसमें। रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्ट हैज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर अ सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम से निकलने वाला जो बाय प्रोडक्ट है ना, बायोगैस निकलता है पेट्रोलियम से, हाइड्रोजन गैस निकलता है इसके एक्सट्रैक्शन में, वो यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में। तो यह लिखा हुआ है नोडल इंडस्ट्री से, लिखा है कि ये इसका जो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, वो किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, इसीलिए नोडल इंडस्ट्री बोला गया। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकर इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द एंटीक्लाइन एंड फॉल्ट ट्रैप, द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी एज। टर्सरी एज सब एज है 500 साल पहले, 5000 साल पहले। ये एंटीक्लाइन ऑफ फॉल्ट क्या होता है, मैं आपको उसको डायग्राम बनाता हूँ। जैसे क्या होता है, हमारी पृथ्वी क्या प्लेट से बनी हुई है, तो जब प्लेट्स करीब में आती हैं तो दो चीज़ होती है, से क्रिएट होता है। मान लो ये दोनों प्लेट है पृथ्वी की, मैं भी दिखा देता हूँ। ये जब करीब आएंगी तो एक दूसरे ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसे, ये फोल्ड हो गया। क्या हो गया? फोल्ड क्रिएट हुआ। दूर जाएंगे तो इसमें फॉल्ट क्रिएट होगा। तो कहते हैं फॉल्ट, और जो एंटीक्लाइन मतलब होता है साइनोसाइडल, ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है एंटीक्लाइन। कॉपी कैसा दिखता है ये देखिए कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये हमारी अर्थ की प्लेट्स हैं। क्या हैं? प्लेट्स हैं। तो ये अभी लोड करना, हाँ ये देखो इस तरह से ये प्लेटें ना एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल गैस है, यहाँ पे रॉक ऑयल है, और इस तरह से ड्रिल करके निकाली जा रही है। और भी फिगर देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पे अप्रोचिंग कर रही है प्लेट, और ये प्लेट एक दूसरे को सबमर्ज कर रही हैं। तो उसमें हम अभी जा नहीं रहे। उसमें दो तरह की प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, ओशनिक प्लेट होती है, हल्की प्लेट नीचे झुक जाती है, भारी प्लेट ऊपर चली जाती है। वो थोड़ा सा हाई लेवल का ज्योग्राफी हो जाएगा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट ये समझना है बस कि क्या होता है फॉल्ट ट्रैप, क्या होता है, उन सब में जो है आपके
स्ट्रक्चर समझने के कुछ एंटीक्लाइन मतलब इस तरह का होता है, फॉल्ट स्लाइडिंग से हो गया, ठीक है। ये सब आपकी बुक में नहीं, ये दो था, एंटीक्लाइन और फॉल्ट। ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, ठीक है। इन्हीं में समय के साथ यहाँ पर डिपोजिट होता है, फॉसिल होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, सालों साल लगता है, फिर वो जो है आपका फॉसिल में कन्वर्ट यानी फ्यूल्स में कन्वर्ट होता है। फॉल्ट देख लेते हैं एक बार और, कोई और डायग्राम डिटेल में, सब सेम ही डायग्राम दिखाएगा, ठीक है। यहीं पे आपके नेचुरल गैस पाए जाते हैं। ये एंटीक्लाइन फॉल्ट हो गया, फॉल्ट ट्रैप हो गया, इस पे चढ़ गया ना ये है आपका, ये हमारे पृथ्वी की स्ट्रक्चर क्रस्ट की। कभी हायर क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या होता है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये सब हाई जो में पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो यूपीएससी में ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल मतलब अभी है, तो उसमें सब पढ़ाया जाता है हाई लेवल का। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन अ ट्रैप पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। यहाँ से गैस चीज़ें भी एक्सट्रैक्ट होती है, वहीं से निकलती हैं। कहाँ कहाँ पे भारत में, कहाँ पे, मुंबई हाई, गुजरात, असम, मेजर पेट्रोलियम। भारत में कहाँ पेट्रोलियम तो बाहर से मंगाते हैं, बहुत थोड़ा सा है भारत में। 3 major source of Western Ghat. Ankleshwar is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state of India, and Diguboi और क्या है, Nahar Katia and Moran हरी रंजन आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन द इंडिया। तो यहाँ इस पूरे प्रकार से आपको लोकेशंस के बारे में, भारत में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी आपका जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं से एक्सट्रैक्ट होता है। ये मेजर ऑयल फील्ड इन इंडिया, मुंबई हाई, अखिलेश्वर, गुजरात, दिगुबई, यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस, मतलब सीएनजी, एलपीजी, है ना। नेक्स्ट है आपका, तो नेचुरल गैस को जो है भारत में पाइपलाइन के थ्रू जो है एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है। साथ ही साथ इसका हम मट और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड रिलेटेड व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। जब हम क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट नेचुरल गैस भी निकलता है उसी के पास। It can be used as a domestic and industrial fuel, and it is used as a fuel in the power sector to generate electricity, and for heating purpose in the industry as a raw material in the chemical, petrochemical, fertilizer industry, has transport fuel and cooking. With the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution (COD) network, natural gas is also emerged as a preferred transport fuel (CNG) cooking fuel at home. India, a major gas reserve found in Mumbai High, allied field along the western coast. भारत में मुंबई हाई और वेस्टर्न कोस्ट पे जो है पाया जाता है। ये कुछ रिजर्व है जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। मेजर रिजर्व जो है नेचुरल गैस के आपके हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, नदियों का जो जहाँ पानी जाता है उसको बेसिन बोलते हैं। मुंबई हाई, गल्फ ऑफ खैम्बे, अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। और भी चीज़ इस पर लिखी हुई है एनसीईआरटी में। Along the east coast, new reserve of natural gas be discovered, Krishna Godavari Basin. A first 1700 kilometer long Hazarika Vijaypur Jagdishpur cross country gas pipeline was constructed by the GAIL. ये यार इंपॉर्टेंट है कि गेल ने भारत का पहला पाइपलाइन बनाया था जो 1700 किलोमीटर था, जो कि कनेक्ट करा था हजारिका, विजयपुर और जगदीशपुर को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, गेल एक कंपनी है भारत की, महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो बनाई थी। लिंक मुंबई हाई बेसिन वेरियस फर्टिलाइजर पावर प्लांट power industry complex in the western and northern India. This artery provide impetus to the Indian gas market development. Overall, India gas infrastructure has expanded over 10 times from 1700 km to 18,500 km. भारत में पहले 1700 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, जो कि बढ़कर अब 18,500 किलोमीटर की पाइपलाइन हो गई है भारत में, जो कि 10 गुना ज़्यादा है। भारत में गैस ग्रिड बनाई जा रही है। गैस ग्रिड मतलब जो आपके घरों में देखोगे अब पाइपलाइन आ गई है गैस की, है ना। एक मेन सप्लाई से पाइप आएगा, मीटर की रीडिंग आएगी, जैसे पानी का था वैसे गैस की आएगी, आपको सिलेंडर भराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भारत में गैस ग्रिड लगाई जा रही है, नेटवर्क ऑफ गैसेस को गैस ग्रिड बोलते हैं।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह, हाइड्रो भी है, थर्मल है, न्यूक्लियर भी बना सकते हैं। इसमें दो है, हाइड्रो पावर से बनाया जाएगा, थर्मल आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जलाकर बनाया, मतलब इसे कंबशन से बनाया जाएगा। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पावर प्लांट है, भारत में पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं, थर्मल और न्यूक्लियर आपके में मैप दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मैप आएगा पेपर में। दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट है, उत्तर प्रदेश में पनकी, उत्तर प्रदेश में 3 थर्मल पावर प्लांट है और 1 न्यूक्लियर प्लांट है। राजस्थान में 1 न्यूक्लियर प्लांट है, तो ये 2-3 न्यूक्लियर प्लांट आपको याद रखना। कर्नाटका में 1 न्यूक्लियर प्लांट है। ये मैप थोड़ा सा ओल्ड मैप है, ये कौन सा मैप है, हाँ ये न्यूक्लियर प्लांट वाला है, इसको छोटा किया जाए, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है का ऐप है ये। तो आपका ये देखिए, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, ककरापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन आपका यहाँ पे गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनसे एनर्जी बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी में दैट इज अ पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज अ इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जिस देश में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाएगा वो देश उतना ही अमीर माना जाता है। कहने का मतलब पर कैपिटा कितना कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मेनली 2 वे, बाय रनिंग द वाटर हाइड्रो पावर प्लांट और बाय बर्निंग द कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय द फास्ट मूविंग, पानी को हम भेजते हैं, टरबाइन को लगाते हैं, देखो कैसे दिखाऊँ मैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो भारत में कहाँ कहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, भाखरा नागला, दामोदर वैली, कोपी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये सारे भारत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। कैसे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। ओजोन के एटॉमिसिटी 3 O3 मॉलिक्यूल। थर्मल पेट्रोलियम को जलाने के, फॉसिल फ्यूल को जला के जो एनर्जी बना जाए इसको थर्मल बोलते हैं। इस भारत में कहाँ नहीं दिया है, तो नहीं दिया, यहाँ से मैप से ले लेना। देखो नासिक, बहुत सारी जगह है, कहीं कोई 3-4 याद कर लेना, है ना। नेवली, तूतीकोरान तमिलनाडु में है ना। ये सारे आपके थर्मल पावर प्लांट हैं। दिल्ली याद रखना, दिल्ली, फैज़ाबाद, है ना, फरीदाबाद, दिल्ली, ये सब कैसे है आपके थर्मल पावर प्लांट है। ये सारे डॉट डॉट है ना, ये जो डॉट डॉट है, डॉट 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 क्या है आपके थर्मल पावर प्लांट है, और ट्राइंगल वाले क्या है न्यूक्लियर प्लांट। इतने सारे डॉट हैं, 4 डॉट याद कर लेना। बॉटल नहीं मिलेगी, पानी पीना है मेरे को, अपना बॉटल लाओ। रुको भाई, लाइट जला दें। ठीक है, तो यहां से अब 4-5 याद रख लेना। नॉन कन्वेंशनल, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कन्वेंशनल पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल में आपका आएगा सोलर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी। टाइडल मतलब समुद्र की लहरों से बनाना। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब तो पृथ्वी के अंदर बहुत गर्म पानी है कुओं के पास, उसको इंजेक्ट करके एनर्जी को निकालना, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। सोलर एनर्जी वहीं पॉसिबल है जहाँ पे बहुत सनलाइट है, और वो हमेशा भारत के पास काफ़ी सनलाइट है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में रहते हैं। विंड एनर्जी हम वहीं बना सकते हैं जहाँ पे हवा जो है एक स्पेसिफिक स्पीड में हमेशा बहती रहे, तो वहाँ पे हम विंड मिल लगाते हैं बड़ा सा। ठीक है, बायोगैस मतलब जो भी काउ डंक वगैरह है उसको वेस्ट को डिकम्पोज करके हम गैस बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर को बना करके इसको देखते हैं कि करके। ये भारत बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है सोलर पावर प्लांट को, सब्सिडी दे रहा है। भारत जो है फ्रांस के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है टू मेक सोलर पावर प्लांट। मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा रेलवे स्टेशन है कि एयरपोर्ट है कि 100% सोलर, तो कोई गांव भी एक है जहाँ पे 100% बिजली जो है वो सोलर से बनाई जाती है। ठीक है, भारत ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है। इसको बनाने के लिए फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। प्लेटें लगी होती हैं जो कि कन्वर्ट करती है सन एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को, जिसको स्टोर कर लेते हैं बैटरी में। विंड एनर्जी ऐसा एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, विंड मिल ऐसी दिखती है, पढ़ते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल एंड इट हैज़ इनॉमरस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग अ सोलर एनर्जी
Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy is fast becoming popular in a rural and remote area. तो सनलाइट को ये ट्रैप करती है ना। चाहो दिखाएं डायग्राम, देखा जाए कैसे काम करता है ये। हाउ फोटोवोल्टिक सेल वर्क, देखते हैं कैसे काम करता है ये। हाउ फोटोवोल्टिक है ना, फोटोवोल्टिक सेल वर्क। तो कैसे काम करता है इसका एक डायग्राम को देखते हैं। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है डायग्राम, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझा पाना कठिन है वैसे। ये कुछ ऐसे बना हुआ है ना, लेयर बनी होती है सेमीकंडक्टर की, ग्लासेस की, जो कि सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। यहाँ पे अपना पी जंक्शन एन जंक्शन फिर से केमिस्ट्री में है, 11th 12th में पढ़ा, वो कन्वर्ट करता है रिएक्शन से, और वो एनर्जी को जो है ट्रैप करके स्टोर करता है किसमें, बैटरीज में। इसका कुछ इस तरह से होती है। तो इसको समझा पाना कठिन है कि कैसे काम होता है ये पूरा मैकेनिज्म ही होगा इसके पीछे। हमें बस इतना जानना है कि किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। फोटो गाना नहीं चलना, वैसे भी आवाज़ कहाँ से आएगी पता नहीं, समझ आएगा कि नहीं आएगा। कुछ समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कट भी है। खान सर की वीडियो देख लेना, हाउ सोलर पैनल वर्क 7.8 व्यू, ठीक है। ये देख लेना चाइना और कैसे काम करता है। वही सर तो स्पीकर भी है, सर कह रहे थे स्पीकर नहीं है, धोखा देते हैं सर, कहेंगे सर गाना चला दिया आप। स्पीकर चल गया क्या वाला, वो वाला स्पीकर है, अच्छा इनबिल्ट वाला चला है, तो सही है यार। तो एनीवे सोलर एनर्जी पे आते हैं। सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल में पहला है आपका सोलर एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में आपका ये आपका न्यूक्लियर एटॉमिक, अच्छा ये वाला पढ़ लेंगे, न्यूक्लियर एटॉमिक रह गया था। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर फिजन होता है। यूरेनियम और थोरियम को हम बम्बार्ड करते हैं, उससे टूटने से मल्टीपल में टूटता है वो, और फिर जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो हम एटॉमिक लेवल पे उसको अल्ट्रेशन करते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, यूरेनियम और थोरियम रखना है। भारत में झारखंड में, अरावली ऑफ राजस्थान में बहुत सारा थोरियम पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सोलर एनर्जी का है, एक बार पढ़ लीजिए। सोलर एनर्जी द फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन अ रूरल। सरकार बहुत सारा फंड दे रही है गांव में, सब्सिडी की, आप सोलर एनर्जी लगाइए, एनर्जी कन्वर्ट करिए, बेचिए भी आप, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बने। और क्योंकि भारत के अंदर पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, which will minimize the dependency of rural household on the firewood and dug cake, which is in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। ताकि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, लकड़ियों पर खाने नहीं बनेंगे, सोलर एनर्जी रहेगा तो इंडक्शन पे बन सकता है, किसी चीज़ पे भी बन सकता है, ठीक है। विंड एनर्जी, इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर एंड लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इन लोकेटेड इन द तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। इसके एक यही ड्रॉबैक है कि यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ विंड चाहिए होता है, हवा कम ज़्यादा होगी तो ये काम नहीं करता है इस पावर प्लांट को बनाने के लिए। तो भारत में आपका मदुरई तमिलनाडु में बनाया गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इन सारी जगहों पे जो है नागरकोइल एंड जैसलमेर, यहाँ पर जो है विंड सोलर एनर्जी पावर प्लांट बनाया गया है। हवा आती है, काइनेटिक एनर्जी है, ये रोटेट करेगा, कन्वर्ट करके सेल में स्टोर कर देगा। बायोगैस, बायोगैस में क्या क्या करते हैं, वही सब काउ डंक वेस्ट जो भी है उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे, उससे जो है गैस प्रोड्यूस होती है जिसको स्टोर करते हैं और उससे हम ईंधन यानी फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो बायोगैस, उसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है।
तो श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन द रूरल एरिया। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इल्ड गैस विच हैज हायर, इसका बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, इसमें सब डंप करते हैं। इसका भी हम दिखा देते हैं डायग्राम कैसा दिखता है। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट कुछ ऐसा दिखता है बायोगैस प्लांट। ये तो एक सिंपलेस्ट दिखा है, ये डायग्राम बेटर है। ये है कुछ इस तरह से, इसमें सारा डंप करते हैं, सारा कुछ यहाँ पे जो है चीज़ें डंप करते चढ़ाते हैं। फिर ये पाइप एक निकली हुई, इस पाइप से वो गैस जनरेट होकर निकलता है। फिर उससे हम अपना जो भी है, यहाँ देखो गैस चूल्हा है, बर्नर है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट वाला भी है, ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सिंपलेस्ट वाला देखना चाहो तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये वाला डायग्राम कुछ इस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ था, किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट, ये देख लो, स्लरी यहाँ से डालेंगे, यहाँ पे गैस, कुछ समय के बाद जो डिकम्पोज यहाँ पे कलेक्ट होगा उसको हम निकाल सकते हैं एज अ मैन्योर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं खेतों में वगैरह में एज अ फर्टिलाइजर मैन्योर की तरह पे। बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है, थोड़ा दिखा दिया तो हमें इंटरेक्टिव बन जाएगी थोड़ी चीज़ें। क्लासेस आगे आते हैं। सभी नॉन कन्वेंशनल है ना। यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, तो कहते हैं बहुत बड़ा प्लांट है, ये बायोगैस प्लांट है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल था वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स है भाई। लिमिटेड हर चीज़ है ना, तो बचाना तो पड़ेगा ही। हर चीज़ का कंजर्वेशन ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाहते हो। टाइडल एनर्जी क्या है? टाइडल एनर्जी जो है पढ़ लेते हैं। द ओशनिक टाइड, जो समुद्र की जो लहरें होती है ना, उससे जो एनर्जी बनाई जाती है। तो फ्लड गेट डैम आर बिल्ट across the inlet. During the high tide, water flow into the inlet and get trapped when the gas is closed. After the tide fall outside the floodgate, the water retained by floodgate flow back and via जो भी है वहाँ से एनर्जी बनाते हैं। इसको भी देखते हैं कैसे काम करता है, इसका भी डायग्राम देखते हैं। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइम कितना हो रहा है? टाइम है अभी हमारे पास, टाइम है। हम कनेक्ट करते हैं सिंपलेस्ट। तो हाई टाइड जब आता है, ठीक है, यहाँ से हम पानी को, जैसे हाई टाइड यहाँ पे टरबाइन लगा दिया गया हमने पानी की लहरों से, ये टरबाइन चलेगा, फिर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सिंपलेस्ट ही है। देखो जा रहा है पानी, टरबाइन रोटेट करेगा, तो समुद्र की लहरों को हमने एक बैरेज बना दिया, एक पुल जैसा कुछ बना दिया, सीमेंटेड बना हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है क्या, हमारा टरबाइन लगा दिया। यहाँ से हाई फ्लो में पानी जाएगा, नैरो डाउन हो रहा है, पानी यहाँ से निकलेगा हाई प्रेशर में, तो टरबाइन मूव करेगा, टरबाइन मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। दिस इज द टाइड फॉर्म। टाइड, इसको टाइडल बैरेज बोलते हैं। डैम, एक छोटा डैम कह सकते हो, नदी के मुहाने पे या समुद्र के वहाँ पे हम एक छोटा सा डैम बना लेंगे। यहाँ पे देखो बना हुआ है, टाइडल बेसिन है, ये डैम बनाया गया, टरबाइन ये जनरेट कर रहा है और इससे कनेक्ट हो गया आपका, ये देखो इतना पावर स्टेशन, बिजली खंभे से जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। ये उस समुद्र की पानी है, ये देखो यहाँ हाई टाइड है, पानी गया यहाँ पे स्लो, यहाँ से निकलेगा, इसको टाइडल बैराज बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ कहानी है बस। तो टाइडल एनर्जी, उसके बाद देखिए जियोथर्मल भी तो है। जियोथर्मल में देख लो क्या होता है, कैसे काम करता है जियोथर्मल। जियोथर्मल पावर प्लांट, ये पृथ्वी के कह सकते हैं गहराई से निकलते हैं कोर पे, गर्म पानी होता है, स्टीम होता है वहाँ पे, उसको हम डक करके निकालते हैं। देखो ये जियोथर्मल पावर प्लांट बना गया, ये सबसे बेटर होगा समझने के लिए। ये पृथ्वी की लेयर है, क्रस्ट लेयर, उसके नीचे पानी है, कोर के पास बहुत गर्म पानी है, हमने ड्रिल किया और यहाँ से गर्म पानी निकालना है। ये गर्म पानी कुछ नहीं, स्टीम निकलेगा, क्या निकलेगा, भाप। इसको हर जगह पॉसिबल नहीं है। फिर इस स्टीम से हम यहाँ पे टरबाइन लगाएंगे, वो टरबाइन स्टीम से चलेगा, भाप से, और इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और घरों में चला जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ जियोथर्मल, ठीक है। ये जियोथर्मल पावर प्लांट है, ये स्टीम निकल रहा है, बिजली बन रही है। बट जियोथर्मल उतना सक्सेसफुल नहीं होगी, हर जगह आपको गर्म स्टीम जो है पृथ्वी, क्योंकि बहुत नीचे तक डिग करना पड़ता है, यूएस वगैरह में खोजा गया है जियोथर्मल एनर्जी। ये देखिए
बहुत ज़्यादा। यहाँ मैग्मा है, ये मैग्मा बाहर आएगा तो क्या होगा, वॉल्केनिक eruption होगा। फिर हॉट रॉक है, फिर हॉट वाटर है। इस हॉट वाटर आपका गर्म स्टीम करके जाता है। देखो गर्म पानी ऊपर गया, टरबाइन चला, एनर्जी बना ली, ठंडा हो गया पानी, फिर इसमें डाल दिया हमने। तो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है और ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। दिस इज नोन एज जियोथर्मल प्रोसेस। तो हमारा जियोथर्मल भी हो गया। बहुत तेज खत्म किया मैंने ये, ठीक है। रटने का काम आप लोग का है। ये सिंपलेस्ट बायो गैस है, गांव में ऐसे ही बनता है, ठीक है। दिस इज जियोथर्मल। भारत में कहाँ कहाँ पे है टाइडल एनर्जी आपका, ये कच्छ, गुजरात, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे भी नदी समुद्र पाया जाएगी वहीं होगा। जियोथर्मल उतना सक्सेसफुल है भी नहीं भारत में शायद, मेरे हिसाब से तो, नॉलेज के हिसाब से तो होगा भी नहीं भारत में कहीं पे भी। कहीं है, हिमाचल प्रदेश में है थोड़ा सा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, 2 जगह पे जियोथर्मल पावर प्लांट भारत के पास है बस। क्योंकि कॉस्टली भी है ये, आप इतना गहराई में डिग नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा वहाँ, मैग्मा लेवल तक जाना है, बेडरॉक तक। लेयर होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर होती है पृथ्वी की। कंजर्वेशन सेम सारा कुछ घिसा पिटा हुआ है, पीपीटी के थ्रू पहुँच लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको टॉपिक। दिस इज आवर पीपीटी। खत्म हो गया क्या भाई? हाँ खत्म हो गया। कंजर्वेशन पढ़ लेना है ना, कंजर्वेशन के क्या हो। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर भेज देता हूँ, रट लेना। इसके बाद कौन सा मिनरल के बाद बोली हो? वो तो उसमें किस में है? कितने पेज का है देखना। सिविक्स में क्या आ रहा है?